हेलो स्टूडेंट। पिछले वीडियो में हमने समझा था सेमीकंडक्टर मेमोरी के बारे में और जो बेसिक मेमोरी स्ट्रक्चर होता है उसके बारे में भी अपन ने जाना था। तो आज अपन समझने वाले हैं रोम के बारे में। बेसिकली रोम के बारे में अपन पिछली वीडियो में अपन कुछ थोड़ा सा अपन ने पढ़ा था कि रोम जो है नॉन वोलेटाइल होता है, मतलब पावर के साथ इसका डायरेक्ट कनेक्शन एक तरीके से हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। लेकिन यहाँ पे आज अपन डिटेल में पढ़ेंगे किस तरीके से रोम का एवोल्यूशन हुआ, मतलब शुरुआत में किस तरीके से थी, फिर उसके बाद जब नेक्स्ट ईयर आई तो किस क्या एक नया अपने आप को क्या उसने अपग्रेड कर लिया, किस तरीके से उसको चेंजेस होते गए। तो वही यहाँ पर रोम की पूरी कहानी है, एक तरीके से आपको बताऊँ मैं तो रोम सबसे पहला आया था इसका अरे क्या बोलते हैं, बाइपोलर आया था। लेकिन इसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस क्यों नहीं दी गई, अभी आज के समय में इसको क्यों नहीं दी जाती, या फिर क्यों इतना नहीं पढ़ाया जाता? क्योंकि उसको डायरेक्टली इसका मेमोरी के साथ कोई कनेक्शन का खास था नहीं। मतलब ट्रांजिस्टर था तो ट्रांजिस्टर से जब तक कनेक्शन बना हुआ है, जब तक वो मेमोरी को ले रहा है, मतलब एड्रेस या जो भी आप डेटा दे रहे हैं वो ले रहा है। जैसे ही वो अपने ट्रांजिस्टर से कनेक्शन तोड़ता था तो उसने मेमोरी लेना बंद कर देता, यानी कि वो डेटा की जो इन्फॉर्मेशन आ रही है उस इन्फॉर्मेशन को लेना बंद कर दिया था। तो इस वजह से वो मार्केट में आने का कोई उसका चांस नहीं बनना था। क्योंकि अगर आपको उस मेमोरी को लेना भी है तो आपको ट्रांजिस्टर भी लेना पड़ेगा साथ में। क्यों? क्योंकि अगर जब तक वो ट्रांजिस्टर के साथ कनेक्शन बना रहा है तब तक ही वो डेटा को आपको इनपुट की तरह लेगा। तो इसलिए बाइपोलर मार्केट में लाया नहीं गया था। लेकिन जो मार्केट में लाए गए थे उस सबको पुनः यहाँ पे पढ़ने वाले। सबसे पहले मास्क रोम के नाम से भी जान सकते हो, मास्क रोम। तो मास्क रोम के अंदर क्या था, शुरुआत में उन्होंने बोला ठीक है ऐसा है कि ट्रांजिस्टर से जब तक कनेक्शन रहता है जब तक ही वो एड्रेस लेता। लेकिन उन्होंने क्या बोला, अब अपन यूजर के हिसाब से बनाएंगे। अगर यूजर ने एक पहले रिक्वायरमेंट भेजी, जैसे मैं एक यूजर हूँ, आप इसके डिजाइनर हैं, तो आपको मैंने एक रिक्वायरमेंट भेजी कि मुझे एक इस तरीके की पूरी चिप चाहिए। होता क्या है, जैसे मेमोरी कार्ड आपने देखे हैं तो मेमोरी कार्ड के अंदर पूरी ये प्रोसेस बनी रहती है, पूरे ये सब सारी चीज़ें लगी रहती हैं। आपने देखा होगा मेमोरी कार्ड के अंदर छोटी छोटी सी वो धारियाँ रहती हैं, 2-3 रहती है ना, वो उसकी लाइनें बताती हैं कि जो रो और कॉलम किस साइड चल रहा है, यानी कि जो डेटा को ट्रांसफर हो रहा है वो किस वे में होना है, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर। तो इस तरीके से उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन उसके अंदर रहती है। लेकिन बात क्या रहती है कि जैसे अपन को अब मुझे जैसे बनवाना तो मुझे आपको पहले से पूरी एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी कि मुझे इतने ट्रांजिस्टर या फिर इतनी मेमोरी मुझे स्टोर करनी है, इतनी पर्टिकुलर मेमोरी ही मुझे स्टोर करनी है, इतनी मेमोरी तक के लिए आप मुझे एक चिप बना के दे दीजिए। तो आप मैन्युफैक्चरर यानी कि जो आप हैं, आप क्या करेंगे, आप उसी हिसाब से पूरा उसका स्ट्रक्चर बनाएंगे और उसके अंदर ट्रांजिस्टर वगैरह फिट करेंगे और एक चिप ऐसी बना के दे देंगे जो उतनी मेमोरी स्टोरेज करने के काबिल हो। तो इस तरीके से अपन जो है एम रोम का यूज़ करते थे। और एम रोम क्या करता है, एम रोम के अंदर जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज था वो यही था कि आपको पहले से ही पूरी रिक्वायरमेंट देनी पड़ती थी कि इतनी मेमोरी अगर हमको इस्टेब्लिश करनी है, पहले आपको बताना पड़ता था कि 2 GB बढ़ना है, मतलब 2 GB तो बहुत बड़ी बात होगी, मतलब 200 MB बढ़ना है या कितना ही बढ़ना है, तो उस पर्टिकुलर हिसाब से चिप बनाई जाती थी। तो मास्क रोम के अंदर क्या होता था, ये मास्क इसको क्यों बोला गया, बेसिकली इसको मास्क ही क्यों बोला गया, वो मास्क इसको इसलिए बोला गया था क्योंकि इसके अंदर एक फोटोवोल्टिक प्लेट लगी थी, फोटोवोल्टिक नेगेटिव प्लेट लगी थी। तो वो इसको इस तरीके से ट्रांजिस्टर को, सभी ट्रांजिस्टर को ढकने का काम करता है, तो सभी ट्रांजिस्टर को मास्क पहनाने का काम करती थी इस तरीके से। तो फोटोवोल्टिक नेगेटिव प्लेट के कारण इसको मास्क बोला जाता था। ठीक है, इसके बाद आता था पीरोम। पीरोम के अंदर इन्होंने इससे ज़्यादा एक्सटेंडेड वर्जन दिया, मतलब उन्होंने थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करी मेमोरी को, या जो चिप अपन बनाते थे, मेमोरी कार्ड जो बनते थे छोटे छोटे, उसके अंदर उन्होंने थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करी। उन्होंने क्या फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करी, उन्होंने बोला अब आप इसको केवल ऐसा नहीं कि आपको रिक्वायरमेंट पहले से देनी पड़ेगी, यानी कि अगर मैं यूजर हूँ, मैं इसको यूज करने वाला हूँ, तो मुझे पहले से कोई रिक्वायरमेंट बताने की ज़रूरत नहीं है। उसमें क्या इलेक्ट्रिकल तरीके से उसको प्रोग्राम कर सकते थे। अब इसका मतलब क्या होता है, प्रोग्रामेबल रोम। तो इसमें क्या था कि आपने इलेक्ट्रिसिटी से इसको कनेक्ट कर दिया, इलेक्ट्रिसिटी से आपने जैसे ही कनेक्ट कर दिया तो अब जो आपके हिसाब से रोम को प्रोग्राम हो रही है, लेकिन आप उसको रीप्रोग्रामिंग नहीं कर सकते। मतलब कहने का मतलब ये है
उन्होंने एक प्रोग्राम बनाया है, वो प्रोग्राम अभी एक्टिवेट नहीं है, उस प्रोग्राम चल नहीं रहा है, प्रोग्राम कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन जैसे ही आपने इलेक्ट्रिसिटी से इसका कनेक्शन बनाया तो आप वो प्रोग्राम एक्टिवेट होने लगा। जैसा कि मैं आपको एग्जांपल के सरिये बताऊं, तो आपने देखा होगा वॉशिंग मशीन और जो ओवन होते हैं ना, इलेक्ट्रिसिटी ओवन होते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी ओवन, इस प्रकार के जो मटेरियल होते हैं, इस प्रकार के जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें होती हैं, उनके अंदर क्या होता है, पीरोम का यूज किया जाता है। अब पीरोम का यूज इसमें किस तरीके से होता है, अब कोई उन्होंने, जैसे आप एक मैन्युफैक्चरर हैं, आपने अपनी तरफ से प्रोग्राम बना दिया, उस प्रोग्राम में आपने बोला इतनी मेमोरी सेल को ये कंटेंट करने के काबिल है, लेकिन आपने उसको एक्टिवेट नहीं किया। उसने वो आपने बोला कि जब इलेक्ट्रिसिटी लगाएगा तब यूजर के द्वारा खुद ही प्रोग्राम हो जाएगा, यूजर के द्वारा खुद ही ये प्रोग्रामेबल हो जाएगा और वो अपनी प्रोग्राम की एक्टिविटी को ही परफॉर्म करने लगेगा। तो इसी तरीके से इसको प्रोग्रामेबल रोम के नाम से इसको जाना गया और ज़्यादातर इसको वॉशिंग मशीन, इलेक्ट्रिसिटी ओवन के अंदर यूज किया जाने लगा। और भी ऐसे जो इलेक्ट्रिसिटी की जितनी भी चीज़ें थी उन सब के अंदर इसका यूज किया जाने लगा। इसके बाद आया था अपना EEPROM। अब ये क्यों आया, अब मतलब इसके बाद इसके आने की ज़रूरत क्या थी? अब इसके बाद इसके आने की ज़रूरत इसलिए थी क्योंकि इसके अंदर प्रोग्रामेबल रोम तो था, लेकिन इस एक बार आपने जैसे कनेक्शन बना दिया, अब वो उसने अपना चक्कर बना लिया, मतलब उसने अपना जो प्रोग्राम एक्टिवेट होना था वो प्रोग्राम एक्टिवेट हो गया, लेकिन अब आप उसको डिलीट नहीं कर सकते, आप उसके अंदर दोबारा से कोई दूसरा प्रोग्राम रीएक्टिवेट नहीं कर सकते। मतलब ऐसा है कि अगर आपने एक वॉशिंग मशीन ली, उस वॉशिंग मशीन में एक बार आपने इलेक्ट्रिसिटी पे लगा दिया कि 3 नंबर पे हमारी वॉशिंग मशीन चलनी चाहिए, तो अब वो 3 नंबर पर ही चलेगी हमेशा के लिए। ये तो बाई डिफॉल्ट जितने पे चलती है उतने पे चलेगी, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी से आपने कनेक्शन नहीं किया, वो बैटरी से चल रहा है, एक प्रकार से समझ लीजिए। और जैसे ही आपने इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट करके आप चलाना चाहते हैं, तो आपने क्या किया, 3 नंबर पे एक्टिवेट किया, अब वो हमेशा के लिए 3 नंबर पे एक्टिवेट हो गई। आप उसको ऐसा नहीं कर सकते कि दोबारा से आप ऐसा घुमा के वापस से उसको फर्स्ट पोजीशन पर ला दो कि अभी तो ये 1 पे चलना चाहिए, फिर सेकंड पे चलना चाहिए, फिर थर्ड पे, ऐसा नहीं कर सकते थे। आप क्या कर सकते थे कि एक बार आपने 3 पे कर दिया, बस 3 पे कर दिया, या तो 2 पे कर दिया, 2 पे ही कर दिया, उसके अंदर फिर दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था, ये पीरोम के अंदर था। अब इसके अंदर क्या आया, इसके अंदर उन्होंने बोला कि इरेजेबल पीरोम है जी, इरेजेबल पीरोम का मतलब क्या, उन्होंने बोला कि ठीक है आपने 3 पे सेट कर दिया, आप 3 से वापस 0 पे कर सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं कर सकते कि 3 से 2 पे आ जाओ, 3 से 5 पे आ जाओ, 3 से, ऐसा नहीं, आप डायरेक्ट 3 से 0 पे कर सकते हैं। मतलब उसी चीज़ को आप दोबारा से रीएक्टिवेट कर सकते हैं, दोबारा से रीप्रोग्राम कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पूरी मेमोरी को डिलीट एक बार करना पड़ेगा, पूरी मेमोरी को आपको पहले डिलीट करना पड़ेगा। मतलब 3 से आप 0 पे वापस आ गए, बाई डिफॉल्ट जो था उसके ऊपर अपन वापस आ गए। उसके बाद 3 आप 0 से 5वीं पे जा सकते हैं, 0 से आप चौथी पे जा सकते हैं, 0 से आप दूसरे पर भी जा सकते हैं, किसी पर भी जा सकते हैं, लेकिन आपको 3 से 0 पे पहले आना ही पड़ेगा। तो इसकी एक कंडीशन थी, मतलब ये जो इसको डिसएडवांटेज के तरीके से लेती थी, और इसके अंदर फिर टाइम टेकिंग प्रोसेस भी ये बनता था कि जब उसको इंटरनली जो इसके जो लॉजिक गेट लगाए जाते थे उसको एक्शन परफॉर्म करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। इसकी जो आईसी थी उस आईसी को क्या होता है, वो गर्म बहुत हो जाती थी, इस वजह से तो उसको निकालना पड़ता था, उसको फ्यूज करना पड़ता था, फिर उसके बाद उसको दोबारा से उस चीज़ के अंदर लगाना पड़ता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम हैं, एक लिमिट के बाद उनकी कुछ चीज़ें फ्यूज होने लगती हैं, बार बार आपने उसको यूज कर लिया, बार बार आप किसी भी कूलर को अगर आप देखते होंगे, कूलर का जो आपने बार बार ऊपर से नीचे कम जाना जो आप करते रहते हैं, फिर एक लिमिट बाद या तो उनकी आईसी उस तरीके से काम नहीं करती हैं, मतलब आपने घुमा तो दिया लेकिन वो फिर भी वो उस तरीके से काम नहीं करेंगे। आपने सोचा था कि स्पीड बुक करने में बहुत ज़्यादा स्पीड हो जाएगी, लेकिन वो उसी पोजीशन पे है जैसा वो मीडियम पे था, तो इस तरीके की वो आईसी वो काम करना बंद कर देती हैं। तो इरेजेबल प्रोग्राम में भी आपने समझ लिया कि इसके अंदर इरेज करने की पॉसिबिलिटी अपने पास आ गई कि एक मेमोरी को पूरी तरीके से इरेज कर दो, फिर उसको दोबारा से रीप्रोग्राम कर दो, लेकिन उसको पूरी तरीके से इरेज करना पड़ेगा। आप ये सोचें कि मेमोरी है, मेमोरी का एक पार्ट हम इरेज कर दें, ऐसा नहीं कर सकते थे, EEPROM के अंदर तो नहीं कर सकते थे। अब इसके बाद एक और इवोल्यूशन हुआ, अब वो इवोल्यूशन हुआ क्या, डबल EEPROM। अब डबल EEPROM क्या था, इलेक्ट्रिकल EEPROM।
अब इलेक्ट्रिकल ईप्रोम क्या बोलता था, इलेक्ट्रिकल ईप्रोम हमें बताता था कि ठीक है आपको सब कुछ करना है, सब तरीके से काम करना है। आपने इलेक्ट्रिसिटी से उस कनेक्शन बनाया पीरो में तो इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्शन आपको बनाना ही पड़ेगा। आपने इलेक्ट्रिसिटी के साथ उसका कनेक्शन बनाया, अब उसके साथ आप क्या कर सकते हैं, आप जितने पार्ट पे चाहें उतने पार्ट पे उसको रिलीज कर दो, यानी कि जितने पार्ट पे चाहें उतने पार्ट पे उसको हटा के दोबारा से कोई कंटेंट अगर आप डालना चाहते हो वो कंटेंट आप डाल सकते हैं। तो इसका कहने का मतलब क्या, कहने का मतलब ये है, वॉशिंग मशीन का ये एग्जाम्पल लेते हैं कि आपने वॉशिंग मशीन को 0 से 3 पे किया पहली बार में, 0 से 3 पे किया पहली बार में, अब आप चाहते हैं तीसरे से में चौथी पोजीशन पे करना है, आप उसको वापस से 0 पे लाना नहीं चाहते, आप चाहते हैं डायरेक्ट चौथी पोजीशन पे कर दो, तो आप उसको जैसे ही 4 पे घुमाएंगे तो वो हो जाएगा। इस बार डबल ईप्रोम का कहता है इलेक्ट्रिकल इरेजेबल है, मतलब यानी कि आप किसी एक पर्टिकुलर पार्ट, यानी कि जो 3 पे था उस एक पार्ट को आप मिटा के उसकी जगह चौथे पार्ट को लेना चाहते, तो जैसे ही आपने 4th पोजीशन पे किया वो 3 को मिटा के चौथे को ला देगा, और चौथे की जो कंडीशन है उस हिसाब से वो एक्टिवेट करने लगेगा। तो इस तरीके से डबल ईप्रोम का यूज होता है। अब जैसे आपने पिछले कुछ वीडियोज के अंदर लॉजिक सर्किट के बारे में पढ़ा था, तो आप यहाँ पे समझ पा रहा हूँ किस तरीके से लॉजिक सर्किट का यूज हो रहा है कि जब वो 3 कंडीशन पे था तब उसने 3 को एक्टिवेट किया, अब उसने बोला कि 3 कंडीशन पे हमें नहीं रखना, अब 3 कंडीशन पे हमने 4 पे कर दिया, तो अब जो 4 का जो एंड गेट या और गेट जो भी आपने सर्किट लगाई है तो आप उस सर्किट को एक्टिवेट करो, तो जैसे ही वो 4 पे जाएगा तो 4 पे लगी हुई सर्किट जो भी है वो एक्टिवेट हो जाएगी ऑटोमेटिक, और जो 3 पे लगी हुई सर्किट थी वो ऑफ हो जाएगी ऑटोमेटिक। और इसी चीज़ को अपन डबल ईप्रोम की मदद से परफॉर्म करते हैं। लेकिन इसमें भी एक दिक्कत थी, ये पूरा जो ऑपरेशन करता था वो बिट बाई बिट करता था, बिट बाई बिट, पूरा ब्लॉक नहीं लेता था कि एकदम से लिया उसने पूरी उसको ऑफ कर दिया, धीरे धीरे थोड़ा इसको ऑफ किया, मतलब पहले एंड के अगर जैसे तो 3 एंड गेट लगे हुए तो उसने पहले ऊपर वाले एंड गेट को ऑफ किया, फिर नीचे वाले एंड गेट को ऑफ किया, फिर नीचे वाले पर, तब जाके तीनों एंड गेट ऑफ हुई, तब जाके उसने उस प्रोसेस को दूसरे वाले जो एंड गेट है उनको ऑन किया। तो इस तरीके से 3 से 4 में आने में भी उसको थोड़ा सा समय ज़्यादा लगता था, इसीलिए आया था फ्लैश। अब फ्लैश के बारे में अपन अगली वीडियो में जानेंगे। अब मैं इसलिए इसको रोक दिया क्योंकि अब अपन रैम के बारे में नहीं पढ़ा, एक बार अपन रैम के बारे में पढ़ लें, स्टैटिक रैम और डायनामिक रैम के बारे में पढ़ लेना, तो उसके बाद मैं आपको थोड़ा और जो मॉडर्न सेमीकंडक्टर मेमोरी चल रही है उनके बारे में बहुत अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, तो अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए लव यू ऑल ऑफ यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।